लगभग 10-12 लाख आबादी हो गई है और आप 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को ही सुविधाएं उस हिसाब से दे रहे हैं जो आपने कमिट की। कि कोई भी लीजी अगर सबलीज कर रहा है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो निबंधन शुल्क लेने का अधिकार केवल सरकार। इतने दिनों में ये सबलीज किए, उस पे लिए सब लीजी ने सबलीज कर दिया, रेंट कर दिए। इस पर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये कोल्हान के आयुक्त ने, जो कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमारे उपायुक्त, आयुक्त, ये सब जिनको कि इन सब चीजों को इन्फोर्स करना है, उन्होंने ये सवाल उठाया था। जो ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है तो हम चाहेंगे बीती ताही विसारी है, आगे की सुध ले हो, अगली जो रीज रिन्यूअल हो उसमें सरकार इन्फोर्स्ड करे और एक ऐसी निगरानी की बॉडी बनाए जिसमें कि जो उसका उपभोग करने वाला है उसका भी प्रतिनिधित्व हो। तो आप इंडस्ट्रियल टाउन में दो या नगर निगम में दो, मुझे उसमें बहुत आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक समय 1 मिलियन टन के लिए 60-70 हजार एम्प्लॉय थे। आज 11 मिलियन टन के लिए, 10-11 मिलियन टन के लिए आपके एम्प्लॉय 7-8 हजार होंगे। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं जानता हूँ। तो ऐसा थोड़ा है कि आपका काम ऐसे ही चल रहा है। 1.5 लाख 2 लाख लोग हमको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले घूम रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको तो आप पेरिफेरा से बाहर कर दिए। शहर को अगर इन्वायरमेंट आप बेटर देना चाहते हैं, CSR में आप अच्छी बसें, शहर को बढ़िया एसी बसें 100-200 चलाएं। कंपनी अगर चलाती है तो उसको अपने ढंग से चलाएगी, लोग पे करने को तैयार हैं। आज अगर भारत सरकार ने वंदे मातरम दिया तो लोग पे कर रहे हैं। आप कंपनी की 50-100 बसें नहीं चला सकते हैं। हमको अगर मानगो से आने के लिए फर्स्ट क्लास बिस्टुपुर एसी बस मिले तो कौन इस ट्रैफिक में गाड़ी लेके जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि घोष। हमारे साथ आज शहर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी हैं मनोज सिंह जी, जो अलग अलग मंचों से जुड़े हुए हैं। और हम बात शहर की कर रहे हैं इसलिए कि इस साल काफी शहर के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जब शहर 120-25 सालों का होने जा रहा है और फिर से रीज रिन्यूअल है। और दो तरह की बातें चल रही है, एक तो रीज रिन्यूअल का है तो क्या क्या इस एक शहर के नागरिक होने के नाम पर सुविधाएं मिलेगी, उस पर बातचीत हम करेंगे। दूसरा ये है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का जो रास्ता है वो साफ कर दिया है। तो जब इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो आम नागरिकों की भूमिका किस तरीके से होगी। आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा पिछले 40 वर्षों से थर्ड वोटिंग राइट के लिए अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को थर्ड वोटिंग राइट मिलना चाहिए, मतलब नगर निगम का गठन होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो है आप सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की बात कही है। तो अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो शहर के एक नागरिक के रूप में हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, आप समय देने के लिए, और शहर को आप बड़े नजदीकी से देख रहे हैं, तमाम तरह की चीजों से आप सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में देख रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि शहर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने में फायदा है या थर्ड वोटिंग राइट, नगर निगम, आप इन पूरे मुद्दे को, इंडस्ट्रियल टाउन को, इसलिए कि किस तरीके से देख रहे हैं। जहां तक जमशेदपुर की बात है तो ये वर्ष यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में आप देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात चल रही है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी कि एक प्रारूप सरकार ने रखा है और उसका नोटिफिकेशन किया है, वो टाटा स्टील और सरकार ने मिलकर जो भी बनाया हो, तो एक प्रारूप उसका है। दूसरा है कि लीज नवीनीकरण का समय भी 31 दिसंबर को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से लीज का नवीनीकरण होगा। तो 30 वर्षों में लीज नवीनीकरण का विषय है, चाहे इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में आए। एक नागरिक के नाते मैं चाहूंगा कि जो हमारी डिजायर है, यहाँ के नागरिकों को जो सुविधाएं चाहिए और जो लीगल फ्रेमवर्क में पिछली लीज समझौते में था लेकिन नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, जो नहीं था और आज हमारी आवश्यकता है, वो कैसे पूरा हो। तो एक तो कि लीज समझौता के अंतर्गत जब बातें हो तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ के नागरिकों की एक तो उन आशंकाओं को सरकार पूरी तरह से निराकरण करे
कि लीज समझौते के अंतर्गत जो बातें वैधानिक रूप से बाइंड है उसको कंपनी पूरा करे, और उसके लिए क्या सिस्टम। आशंकाएं, क्या बड़ी आशंकाएं हैं जिसको लेकर हमें लगता है कि चर्चा होना चाहिए लीज रिन्यूअल को लेकर, जो सवाल हम बाद में उठाते रहते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता है। टाटा स्टील को जो लीज सरकार की ओर से दी गई, उसमें इन्हें जो जमीन दिया गया उसको 5 शेड्यूल में बांट के दिया गया। आप सब लोग जानते हैं शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, और लीज में उसका स्पष्ट विवरण है कि शेड्यूल 1 में जो है प्रोडक्शन होगा, शेड्यूल 2 में उनके रेसिडेंशियल बनेंगे, शेड्यूल 3 सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें कि वो नागरिक सुविधाएं डेवलप करेंगे, और उसको बाद में उन्होंने एलोबरेट किया है। गार्डन से लेके, अस्पताल से लेके, शैक्षणिक संस्थान से लेके, ऐसे सारी चीजें एक नागरिक के जीवन में जो चाहिए वो एक एक चीज लिखा है, सीवरेज, नाली, सब लिखा है, तो उसको लिखा है। और चौथा लिखा है जिसमें ये लैंड किसी दूसरे को देते हैं, वो इंडस्ट्री पर्पज से दें, चैरिटेबल ट्रस्ट को दें, क्लब के लिए दें, और 5वां है खाली। ये 5 शेड्यूल में इनको जमीनें दी गई। 5 शेड्यूल में इनके अलग अलग रेंट भी तय किए गए। जैसे शेड्यूल 1 के लिए इनको 400 रुपये प्रति एकड़ प्रति एनम पे करना पड़ता है। शेड्यूल बी के लिए इनको 100 रुपये प्रति एकड़ प्रति एनम पे करना पड़ता है। नागरिक सुविधाओं में 2 रुपये प्रति एकड़ प्रति एनम इनको पे करना पड़ता है। और उसके बाद इन्होंने ये जो लीजी हैं सबलीज किया है, और अब तो सबलीज के भी सबलीज हुए हैं, कई भयानक अनियमितताएं हुई है, तो उसमें है कि जो आप उनसे लेते हैं उसको हमको पे करेंगे। फिर आगे चल के उस लीज में है कि यहाँ के नागरिकों को ये नागरिक सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन उसमें एक आगे जाके आप देखेंगे पिछले रिन्यूअल्स में भी, तो उसमें आगे ये भी लिखा है कि उसके लिए ये पैसे ले सकते हैं नागरिकों से, लेकिन उसकी एक सीलिंग शब्द यूज किया है कि बिहार उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो सीलिंग है उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। अब ये दीगर सी बात है कि आप देख लीजिए, बिजली का हो, पानी का हो, या हॉस्पिटल में जाते हो तो ये कितना सुविधाएं दे रहे हैं और किस रेट पे दे रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, बहुत पुराना विषय नहीं है, कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार सिंह ने एक रिव्यू लिया था। उस रिव्यू की बहुत सी बातें तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 2 बातें मुझे ध्यान में है। एक, उन्होंने कहा था कि यहाँ लगभग 10-12 लाख आबादी हो गई है और आप 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को ही सुविधाएं उस हिसाब से दे रहे हैं जो आपने कमिट किया। तो एक तो ये गैप्स, ये कैसे एड्रेस होगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कोई भी लीजी अगर सबलीज कर रहा है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो निबंधन शुल्क लेने का अधिकार केवल सरकार को। आप कैसे ले रहे हैं? ये सारे ट्रांजैक्शन पे 5% रजिस्ट्री वैल्यू का लेते हैं। आप जोड़ लीजिए, इतने दिनों में ये सबलीज किए, उस पे लिए, सब लीजी ने सबलीज कर दिया, रेंट कर दिए। इस पर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये कोल्हान के आयुक्त ने, जो कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमारे उपायुक्त, आयुक्त, ये सब, जिनको कि इन सब चीजों को इन्फोर्स करना है, उन्होंने ये सवाल उठाया था, जो हम आप जैसे खबर के जो माध्यम है उससे मैंने पढ़ा था, वो मेरे ध्यान में आ गया। भाई इसमें क्या जाता है आपको, तो कोई बस निगरानी के तहत चीजों को, साल में एक बार भी अगर ऐसी व्यवस्था होती कि चलो बैठक हो, वो तो आपको केवल इंगित करेंगे कि भाई यहाँ ये चीजें छूट रही हैं, करना तो आपको है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए पहला तो इसमें हम चाहेंगे कि अगली जो लीज समझौता रिन्यूअल हो तो सरकार ये ध्यान रखे कि अब तक जिस तरह से यहाँ के नागरिक चले गए हैं नागरिक सुविधा के नाम पे, उनको वो अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं हम एक नागरिक के नाते, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो आपको सरकार ने जमीन दी है, आज जमीन के रेंट क्या है देश में, अपने शहर में आपको किस रेंट पे दिया है, क्यों दिया है, इस काम के लिए दिया है। आपको माइंस देता है, क्यों देता है, बाजार में जो 4000 रुपये आयरन ओर होगा आपको कितना पड़ता होगा, 100, 200, 400 पड़ता होगा। तो ये तो इसीलिए पड़ता है ना भाई कि आप केयर ऑफ लेंगे, उनको विकसित करेंगे। लेकिन आज तक इस पर किसी भी समय ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहेंगे बीती ताही विसारिये
आगे की सुध ले हो, अगली जो लीज रिन्यूअल हो उसमें सरकार इन्फोर्स करे और एक ऐसी निगरानी की बॉडी बनाए जिसमें कि जो उसका उपभोग करने वाला है उसका भी प्रतिनिधित्व हो। जैसे इन्होंने सबलीज के लिए एक एएमसी बना दिया है, लेकिन एएमसी किन किन शर्तों पर देगा? एमएनसी क्या है, थोड़ा इसलिए आम लोगों के लिए, इसलिए कि आप जिस तरीके से लीज के बारीकियों को आपने समझाया, इन्होंने शेड्यूल के हिसाब अगर से कोई जमीन किसी को देना है तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएटरी मशीनरीज कमेटी बना रखी है जो जिसमें इस तमाम सारी बातें करेंगी। हाँ, जिसमें टाटा स्टील और सरकार के प्रतिनिधि हैं, मतलब उपायुक्त रहते हैं उसमें। अब उसमें आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के आधार पे आपका रिजेक्शन होगा, आपको सोशल संवाद के लिए जगह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो तय करेंगे। आपको मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो वाह वाह, लेकिन किन आधार पे वो दिया जाता है इसका मैकेनिज्म आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो कहा जाता है कि पावर पैरवी या खुश करने के लिए कंपनी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि जिससे तो फायदा हमारा है। ये कहना है कि एप्रोप्रिएटरी कमेटी आपने बना दिया है तो कम से कम उसका एक कह सकते हैं कि आधार भी होना चाहिए था, एक फार्मूला भी होना चाहिए। हाँ, एक उसका एसओपी तो बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस क्या होगा। हमको लगता है कि शहर में 4 मॉल बनाना है और 20 लोगों ने एप्लीकेशन दिया और आप उसको दे दिए। आप डिफाइन करो ना कि आपको हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, ये बनाना है। सामाजिक संस्थाएं वो एक अलग कैटेगरी में जाएंगी, लेकिन जहां भी ऐसी चीजें बननी है तो उस आप जमीन को ऑक्शन में ले जाओ। ये आरोप नहीं लगाएगा कि आपने किसी को पार्शियली दिया है। लेकिन अभी तक तो है, ऐसे ही हुआ, कृपा से हो, लेन देन से हो, बंदर बांट हुआ, माने जिस प्रकार से हो कि अगर हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, आप अगर वो सॉल्व कर दिए तो आपको मिल गई। और इस प्रकार से यहाँ के सबलीज की कहानी अभी तक चली है। मैं चाहता हूं कि आगे अगर लीज होता है तो इसमें एक एसओपी जरूर बनना चाहिए कि किस पर्पस, क्या नीड है इस शहर को, और उस नीड के लिए आप किसी प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगे, ये एएमसी में तय होनी चाहिए। तो एक निगरानी होना चाहिए, एएमसी में तय होना चाहिए और यहाँ के नागरिकों को डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने बड़ी बारीकी से हमें चीजों को समझाया कि भाई लीज का ये जो 5 शेड्यूल है इसके हिसाब से चीजों को सरकार ने दिया है और उसके हिसाब से सारी व्यवस्था कंपनी को देना था। लेकिन अभी तक क्या, जैसा आपने बता भी दिया कि अभी तक कोई एसओपी नहीं बना, स्टैंडर्ड नहीं बना। कंपनी ने अपनी सुविधा के और अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लोगों को जमीन दिया गया। इंडस्ट्रियल टाउन की बात हो रही है और एक तरफ नगर निगम के। आप इन दोनों के बीच में किस तरीके से आम नागरिक के लिए फायदे क्या है, और इंडस्ट्रियल टाउन बनता तो क्या फायदा है, नगर निगम बनता तो क्या फायदा है, और नहीं बनता है तो क्या नुकसान है, इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा कहना है कि एक नागरिक के नाते हमें जो सुविधाएं दे और संविधान के मौलिक अधिकार के तहत दे, तो आप इंडस्ट्रियल टाउन में दो या नगर निगम में दो, मुझे उसमें बहुत आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैंने 2 बिंदु कहा, एक हमारे मौलिक अधिकार के तहत, यानी हमारा मौलिक अधिकार है 3rd वोटिंग राइट। तो एक तो हमको 3rd वोटिंग राइट का इंडस्ट्रियल टाउन भी बनाइए तो आप वोटिंग राइट आप दीजिए। हाँ, इंडस्ट्रियल टाउन अगर आप बनाते हैं तो आप, जैसा मैं एक सुन रहा था माननीय मंत्री जी का सदन में बार बार कह रहे थे कि इसमें 25 में इतने चुने हुए हैं। वो टाटा वर्कर यूनियन के अध्यक्ष को बोल रहे थे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मेरा भैया, जो डायरेक्ट चुना हुआ है वो जनप्रतिनिधि होता है। वो आपके कंपनी के एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव को आप उसको नॉमिनेट कर लीजिए। अगर आप कोई भी बॉडी बनाते हैं उसमें 50% से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए। आप इंडस्ट्रियल टाउन बना रहे हो, आप उसमें तय कर दो कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से एक पदेन आप दे दो कंपनी को। बड़ी कंपनी है, मैनेज करती है। लेकिन जब आप ये सरकार के नियम कायदे कानून के तहत चीजों को बनाते हैं और उसमें 3rd वोटिंग राइट इंक्लूड रहती है, जैसे आज ही 25 बनाए हैं, उसमें 13-14 आप वार्ड बना के उसमें इलेक्शन करा दो। 13-14 वो रहेंगे, कुछ सरकार के नुमाइंदे हो जाएं, कुछ आपके हो जाएं।
कोई ऐसी व्यवस्था करें कोई जिसमें ऐसी लोग जिसमें ये दोनों हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस पार या इस पार का विषय है। ये इंडस्ट्रियल टाउन में भी इनकी नीयत अगर साफ होती तो इन सारी चीजों को एकोमोडेट करते हुए एक अच्छी व्यवस्था दी जा सकती थी, जिसको कि हाइड किया गया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप ही बनाना चाहते हो, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहिए। संविधान का प्रावधान है, आपने कहा, हम भी मानते हैं। संविधान का तो ये भी प्रावधान है कि हमको थर्ड वोटिंग राइट मिलना चाहिए, स्वशासन होनी चाहिए। संविधान का तो ये भी प्रावधान है कि हमको सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हम सीधे ले सके। लेकिन आप तो यहाँ हमको सुविधा नहीं मिलती है कि आपको तो टाटा स्टील दे रही है, आपने बाइंडिंग लगा कर रखा है। हाँ, ये सबलीज एरिया में हमको तो नहीं मिलती है, नहीं मिल रही है। तो आप अगर उस तरह की व्यवस्था इंडस्ट्रियल टाउनशिप में खड़ा कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उसकी जब एक बॉडी गठित होगी, तो सरकार की भी चीजें मिलेंगी, आपकी भी मिलेगी, और अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है। आप भी यहाँ इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं या कोई भी कंपनी कहीं चल रही है किसी शहर में, तो वहां जितना पीस होगा, वहां के नागरिक जितना प्रोस्पेयर होंगे, अब तो प्रबंधन में भी कहा जाता है कि आपके लोग जितने प्रोस्पेयर हैप्पी होंगे, आपका प्रोडक्शन पे, आपकी क्वालिटी पे, आपकी सारी चीजों पे फर्क पड़ती है। तो ऐसा थोड़े है कि जो कंपनी में जाते हैं उसी का आपसे रिश्ता है। आपके यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर है तो उसका ड्राइवर भी होगा जो इस शहर में रहता है, वो भी आपकी गाड़ी चला रहा है, वो भी आपका वैल्यू एडिशन कर रहा है। कहने का मतलब कि एक प्रकार से आप देखें तो एक कंप्लीट चेन होता है उस जिसमें से कि प्रोडक्शन निकल के आता है। तो आपके लिए तो ये अच्छा अवसर था कि इस अवसर पे सरकार, आप बैठकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते कि यहाँ के लोगों को भी फिर कहने को नहीं होता कि भैया आपका प्रतिनिधि भी उसमें था, वहां ये तय हुआ है कि शहर में हम इस तरह से करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, लेकिन उसको करने से ये भाग रहे हैं। और जब भाग 40 सालों से भाग रहे हैं, मतलब नहीं, अब तो पूरी तरह से नियत साफ हो गई ना। जिस तरह से इंडस्ट्रियल टाउन में संविधान की मूल भावना जो है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन होता है पब्लिक का, उसको आपने समाप्त करके दिया है। तो फिर क्या फर्क पड़ा जो पहले चल रहा था और अब चलेगा? आप कहने के लिए एक दे दिए कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ को मैनेज करने के लिए हमने दिया, लेकिन फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। वहां भी आप ही और वो बैठे हैं, एएमसी में भी आप ही और प्रशासन बैठे हैं, तो फिर तो वही खेल रहेगा। तो इन विषयों पर यहाँ के अधिकतर नागरिकों का ये मत है, और इन विषयों को निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि सरकार अगली बार लीज को रिन्यू करने के पहले यहाँ के नागरिकों को भी उसमें किसी न किसी रूप में उनके राय को समाहित करेगी, और एक अच्छी ड्राफ्ट के साथ अगला रिन्यूअल होगा। पिछली बार तो हमको लगता है कि 96 में होना था, 2005 में, 9 साल में भी कोई ड्राफ्ट बदल नहीं सका। केवल रेट में थोड़ा मोड़ा फर्क करके, तो 2 रुपए का 4 कर दो, उससे आज के डेट में क्या फर्क पड़ता, खाना पूर्ति हुई है, खाना पूर्ति हुई है। तो इस बार में हमारी अपेक्षा होगी। और दूसरी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, इसको रद्द करना चाहिए, और जन भावना के अनुरूप एक इंडस्ट्रियल टाउन का ड्राफ्ट बनाना चाहिए, जिसमें आम लोगों से भी ड्राफ्ट के लिए राय मांगनी चाहिए, सुझाव मांगना चाहिए। और आपने बहुत बेसिक बातें कही और समझने लायक की, ताकि लोग समझ पाए। मेरा सवाल है कि जब हम दूसरे शहरों को देखते हैं, हालांकि 100 साल पहले जब जमशेदपुर था, टाटा नगर था, तो लोग एग्जाम्पल देते थे कि भाई किस तरीके से प्लानिंग के हिसाब से शहर बसा हुआ। लेकिन आप 20 साल बाद अब देखिए कि जिन शहरों में औद्योगिकरण हुआ, वो शहर आज कहाँ है और हम कहाँ पर हैं सुविधा के मामले में। एयरपोर्ट हो, ट्रैफिक हो, पोल्यूशन हो, आप कहाँ देखते हैं? क्या हम compete कर पाए जो पहले था, या अब धीरे धीरे हम पिछड़ते हुए जा रहे हैं? जो कहते थे कि भी कंपनी है तब इतनी सारी सुविधाएं, लेकिन आज लखनऊ हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जो स्वच्छता में, यहाँ तो सब सरकारें मैनेज कर रही है, नगर निगम कर रही है, और हमसे वो हर चीज में आगे है। तो हमारी कमी कहाँ रह गई है? देखिए क्या है कि कंपनी जब लगी और वहां से कंपनी की यात्रा शुरू हुई और शहर की यात्रा शुरू हुई, तो 30, 35, 40, 45 तक जब कंपनी थी तो उतने लोगों की आवश्यकता नहीं थी। जितने लोग थे उनका क्वार्टर बनाया था, रोड था, शहर था, तो बड़ा सुंदर दिखता था। लेकिन जब आपकी कंपनी ग्रो की, कंपनी में केवल एम्प्लॉय ही नहीं,
आपके ट्रांसपोर्टर के भी 100, 200, 500 लोग होंगे एक एक ट्रांसपोर्टर को, कोई वेंडर होगा उसके हजारों लोग होंगे। तो ये जब बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि एक समय 1 मिलियन टन के लिए 60-70 हजार एम्प्लॉय थे, आज 11 मिलियन टन के लिए, 10-11 मिलियन टन के लिए आपके एम्प्लॉय 7-8 हजार होंगे। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं जानता हूँ। तो ऐसा थोड़ा है कि आपका काम ऐसे ही चल रहा है। 1.5 लाख 2 लाख लोग हमको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले घूम रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको तो आप पेरिफेरा से बाहर कर दिए। तो अगर आप बिस्टुपुर, अगर आप टेल्को को डेवलप कर रहे थे, तो साथ ही साइमल्टेनियसली आप ही के पर्पस को सर्व करने के लिए बागबेड़ा भी बस रहा था, मानगो भी बढ़ रहा था, सुंदरनगर भी बढ़ रहा था, जुगसलाई भी बढ़ रहा था। तो आप उसका केयर ऑफ कब लिए? उसका केयर ऑफ तो आपने लिया नहीं। और आप एक बीच में एक टापू सा, तो कोई अगर चेहरा बहुत धो धा ले और पूरा हाथ पैर में अलकतरा लगा के घूमे तो सुंदर नहीं हो सकता है। आपको पूरे शरीर को ठीक से करना होगा। तो उसी तरह से ये जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहां आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी था कि सरकार की भी कुछ चीजें थी, सीएसआर में आप भी कुछ कर देते। अब आपको एक और चीज बताते हैं, याद आ गई सीएसआर से। सीएसआर पिछले 8-9 साल पहले सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई अपने प्रॉफिट का या अपने टर्नओवर का इतना % आपको करना है। ठीक है, आप भी कर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं फैक्ट हूं कि नहीं हूं, मुझे लगता है कि सीएसआर में इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। ये डिक्लेयर करें कि सीएसआर में हमने ये काम किया, ये डिक्लेयर नहीं करते हैं पब्लिक डोमेन में, जबकि करना चाहिए। सरकार को भी ये इंश्योर करना चाहिए। जैसे पोल्यूशन का है ना कि फैक्ट्री के आगे लगाते हैं आपकी, हमारा ये है, एयर इंडेक्स ये है, हीट का ये है, बाकी चीज आप लगाते हैं, पीएच का ये है। तो उसी तरह से आप साल में एक बार प्रेस करके सीएसआर का बताओ कि हमने क्या किया है। आप अपनी उपलब्धि तो बताते हो कि इस क्वार्टर में इतना किया, इस साल इतना किया, ये किया। तो भैया सीएसआर जब मैंडेटरी हो गया है, उसके लिए आपको एक स्पेशल पदाधिकारी आप रखे हो उस एक्ट के अनुसार, तो उसको एक बार थोड़ा हमारे सामने भी तो आना चाहिए, शहर को भी बताना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक बार आप प्रेस करके ही बता दो, मीडिया के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे। सीएसआर में ये क्या करते हैं, ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव करते हैं, या ये नहीं, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है। पहला करते हैं जहां इनके काम है वहां न्यूसेंस हो सकता है, तो वहां दे देते हैं। दूसरा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के, प्रशासनिक सिस्टम के लोगों के लिए जहां प्राथमिकता होती है उनको ऑबलाइज करने के लिए कर देते हैं, कुछ काम कर देते हैं। और तीसरा, जहां इनको एक्सपेंशन या उपद्रव का भय रहता है वहां कर देते हैं। आप होलिस्टिक प्लान बताओ ना कि इस साल मेरे पास सीएसआर के 500 या 5000 करोड़ हैं, मेरे मन में है कि इस बार यहाँ के 4 प्रखंड को हम पेयजल के लिए ठीक कर दें, या 3 प्रखंड ऐसा है जिसमें एजुकेशन के लिए हम कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहेगा। कोई एक चीज करके तो आप दिखाओ। साल भर में कोई आसपास के 50 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में कोई एक ब्लॉक का कोई एक ऐसे प्रॉब्लम को आप दूर करके दिखाते कि टाटा स्टील, जो आप कहते हैं हम यूनिक हैं देश भर में, कि भाई यहाँ मैंने अशिक्षा को इस ब्लॉक से खत्म कर दिया, इस पंचायत में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन आप वैसा तो कुछ करते नहीं हैं। आप कभी कोई सांस्कृतिक करा देंगे, कभी कोई भाग दौड़ करा, वो भी आवश्यक है, मैं मानता हूँ आवश्यक है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से, वो आप सुविधा के अनुसार कर। जवाहरलाल जी तो कहते हैं, एक बात कल ही उन्होंने चर्चा में कहा कि देखिए सीएसआर और लीज एरिया में जो काम है वो सीएसआर, चलिए एक अलग बात है, लेकिन ये जो हमें सुविधा देना है वो इनकी ये लीगल बाउंड है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सीएसआर के तहत नहीं। मैं भी उससे वो बात कर रहे हैं, कल भी वो कह रहे थे कि नागरिक सुविधा देना इनकी लीगल बाउंड है, जो ये देंगे उसको सीएसआर से अगर ये जोड़ते हैं तो अपने आप में नहीं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं केवल याद आया तो बोला, नहीं, जो उनको सुविधाएं देनी है वो तो लीगली बाउंड है, उसके एडिशनल एक लीगली बाउंड हुए, लेकिन उसमें भी अटैच कर दिया जाता है। एक जगह काम किया जाए, दोनों जगह उनका कहना था कि देखिए आज हॉस्पिटल में अगर किसी को छूट मिल रहा हो सीएसआर में चीजों को दिखाई जाती है, मतलब हर चीज हाइड है, लोगों को नहीं पता है कि हमें सीएसआर से सुविधा मिल रहा है। छूट क्यों दे रहे हैं, उस दर पे इलाज ही दे देना। हम तो इसके पक्ष में हैं। नहीं, आप आए दिन जो अखबारों में हमारे प्रतिनिधि छपवाते हैं
कि देखिए हमने 1 लाख का बिल माफ करा दिया, हमने 2 लाख का करा दिया, हम तो कभी हास्यास्पद लगता है कि भाई आप एक तो मैंने हमको 1 रुपए देना था, हाँ। हमको 100 रुपया का बिलिंग कर रहे हो, 30 रुपया छोड़ दे रहे हो, 69 रुपया तो फिर भी ज्यादा ले रहे हो। आप आज के वर्तमान जमशेदपुर को, और समस्याएं बहुत है, हम पोल्यूशन की बात करें, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पोल्यूशन की परिस्थिति हो गई है, ट्रैफिक की बड़ी एक समस्या है जिसको लगातार हम मुहिम उठा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आने वाला शहर किस तरीके का आपको दिख रहा है, इन समस्याओं को किस, एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें लगता है एयरपोर्ट नहीं होने से बहुत सारे लोग यहाँ से फ्लाइन करके जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे। क्या लग रहा है आने वाला 100 सालों का जो शहर का सफर रहा है और अभी तक और आगे किस तरीके का होना चाहिए, जो सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही है, और कहाँ प्रॉब्लम्स आप इस देख रहे हैं कि क्यों ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, किस तरीके से इस कंक्लूड करना चाहिए? देखिए, अभी तक का जो सफर रहा है और पिछले 30-35 वर्षों में तकनीक में और आर्थिक व्यवस्था में दुनिया के अंदर जो बदलाव हुए हैं, उसने अगर सुविधाएं बढ़ाई है तो नई प्रकार की समस्याओं को भी खड़ा किया है। जैसे आज के डेट में आप अगर देखें तो पर्यावरण एक बड़ा संकट है। पर्यावरण के बारे में जब तक नागरिकों को ढंग से अवेयर नहीं करेंगे, और नागरिक छोड़ दें, अपने कंसर्न को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक अब ये समस्या इतना विकराल हो गई है कि किसी सरकार और किसी इंस्टीट्यूशन के बूते से बाहर चली गई है। तो इसलिए मैं चूंकि इस प्रकार के अभियान को चलाता हूं, तो मैं मानता हूं कि स्कूलों में जो इको क्लब, पर्यावरण क्लब है, उनको मॉनिटर करने का काम उपायुक्त का है। वो मॉनिटर तो करे, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेवारी और शहर में पॉल्यूशन बचाने के लिए वो जो छोटे छोटे इतने स्कूल हैं, उस स्कूल के जो इको क्लब होते हैं, उसकी छोटी जरूरतों को अगर कंपनी पूरा करे तो कंपनी और सरकार मिलके एक मास अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, जो एकदम डेड है। मैं बेसलाइन की बात कर रहा हूँ, 10-20 प्लांट लगा देना और ये कर देना, वो नहीं हो सकता है। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ जो है ट्रैफिक की समस्या। जो ट्रैफिक के लिए ये सपने तो बहुत दिनों से दिखा रहे हैं। शहर के अंदर एक फ्लाईओवर नहीं, एक पाथवे नहीं, उन सवालों का जवाब नहीं आता है। फ्लाईओवर, पाथवे तो छोड़ दीजिए, आज के समय में आप यहाँ मल्टी स्टोरेज एक पार्किंग नहीं है जी। इतनी बड़ी सड़कों पर गाड़ी, साक्षी और बिष्टुपुर में सड़कों पर गाड़ी पार्किंग कम से कम। और सरकार कितनी निर्लज है कि रोड टैक्स लेने के बाद रोड पे खड़ी गाड़ियों से पार्किंग वसूलती है, बाकायदा टेंडर निकलता है करोड़ों का। तीसरा है कि प्रशासन इसमें भी बहुत कुछ को मैनेज कर सकता था। उनके पास बहुत प्रकार के फंड होते हैं, पूरे शहर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा के, और जो ट्रैफिक में दाएं बाएं से आ जा रहे हैं उनको उससे मॉनिटर करके बाकी लोगों को, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के जो नशे की लत लग रही है, यहाँ जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस को लगा सकते थे। अब पुलिस का काम देख लीजिए, हर चौक पे बैठ के आपका हेलमेट, आपका बेल्ट, आपका लाइसेंस चेक करना है। आधे का सरकारी खजाना है, आधे का कहाँ जाना है। रेवेन्यू मॉडल हो गया, जब से 1000 रुपये हुआ है न्यूनतम फाइन, तब से एक रेवेन्यू मॉडल हो गया सरकार के लिए। तो सबसे पहले तो सरकार, टाटा स्टील मिल के, उनके पास 5th शेड्यूल की जमीन किस लिए है? इसमें तो 3rd से भी वो ले सकते हैं। 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल से आप लेके, और शहर में कम से कम 5-7 तो अच्छी पार्किंग क्रिएट करें। तीसरा है कि इस शहर को अगर इन्वायरमेंट आप बेटर देना चाहते हैं, CSR में आप अच्छी बसें, शहर को बढ़िया एसी बसें 100-200 चलाएं। कंपनी अगर चलाती है तो उसको अपने ढंग से चलाएगी, लोग पे करने को तैयार हैं। आज अगर भारत सरकार ने वंदे मातरम दिया तो लोग पे कर रहे हैं। आप कंपनी की 50-100 बसें नहीं चला सकते हैं। हमको अगर मानगो से आने के लिए फर्स्ट क्लास बिष्टुपुर AC बस मिले, कौन इस ट्रैफिक में गाड़ी लेके जाएगा? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कंपनी और सरकार को मिलकर विचार करना होगा, पार्किंग को मिलकर विचार करना होगा, और प्रशासन को ये चेकिंग छोड़ के इसको टेक्नोलॉजी के सहारे चेकिंग करें। उसमें तो कोई भाग भी नहीं पाएगा। ट्रैफिक सिग्नल नहीं है आपके पास ना, आप देखिए ट्रैफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जब लिया जाएगा तो बिना हेलमेट वाला भी पकड़ा जाएगा, बिना बेल्ट वाला भी पकड़ा जाएगा, VIP कल्चर भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीजों को, चाहे पर्यावरण का हो, ट्रैफिक का हो, बेसिक चीजों को इनको एड्रेस करना पड़ेगा। और तीसरा, केवल चेहरे को चमका के चलने से
सुंदर नहीं कहलाएंगे जब तक कि पूरे शरीर यानी कि कोर को हटा के पूरे जो 12 लाख की आबादी है उसकी बेसिक इम्यूनिटीज डेवलप करना, उसके लोगों के लिए जो सुविधाएं आपने वैधानिक है उसको देना, और CSR में से इसमें भी कुछ खर्च कर दो इन चीजों पर। देश दुनिया में आप कहाँ करते हो। एक दिन जवाहर जी बता रहे थे कि विदेश के किस यूनिवर्सिटी को इतना दिया उतना दिया, क्या करते हो भैया, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन हमें भी तो दो, चीजें होती है, लेकिन जहाँ जो बेसिक हमें भी तो दो। हमारे जमीन गए, हमारे माइंस गए, हमारे जंगल गए, मैं भीख थोड़े मांग रहा हूँ। सवाल आपने सही उठाया। इसमें छोटा सा एक सवाल, इसमें हमारी जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि की भूमिका निश्चित रूप से ये नागरिक के डिजायर और सुविधाओं के और बाकी के लिहाज से नहीं है। मुझे लगता है कि उनके अंदर ये भूख भी नहीं है कि चीजों के बेसिक चीजों को समझे, जानकारी लें। आप लीज यहाँ के सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछ दीजिए लीज का, अगर डॉक्यूमेंट के बारे में 2-4 चीजें भी अगर उनको मालूम हो, तो अगर वो खुद से बेसिक चीजों को समझने का नहीं प्रयास करेंगे, खुद से पर्यावरण का इशू, खुद से बाकी चीजों का इशू, यहाँ के 10 लोगों के साथ बैठकर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब चीजों का कोई ज्ञाता हो, लेकिन आप भी किसी चीज को समझ सकते हैं। इतने संवेदनशील पहले तो होना होगा ना कि इस मुद्दे को लेकर हमारी प्राइम ड्यूटी हमारी। तो एक तो उनकी जब प्रायोरिटी तय होगी, संवेदनशीलता होगी, तब जाके इसको एड्रेस कर पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में अगर हम जिले में प्रमंडल के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें इक्का दुक्का विषयों पर इक्का दुक्का लोग कुछ चीजों को उठाएंगे, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच के साथ मुझे किसी जनप्रतिनिधि का दृष्टिकोण वर्तमान में नहीं दिख रहा है। ये सोचने की जरूरत है, और जितनी चीजें आपने बारीकी से समझाया, जैसे आपने कहा कि शेड्यूल के हिसाब से 5 शेड्यूल में हमारी जमीनों को लीज को दिया गया, जिसमें हर चीज पहले से डिफाइन है कि किसमें क्या करना है, लेकिन वो उससे उलट रहा है। आप कई ऐसी समस्या है जिसको हम बता सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा शहर के तमाम जितने सार्वजनिक मैदान थे वो कंपनी ने पार्क में तब्दील कर दिया, और वहां पर पार्क बनाकर एक टाइमिंग रख दिया जाता है कि भाई 2 घंटे के लिए खुलेगा और इसके बाद तालाबंद, और एक सिक्योरिटी वहां पर खड़ा हो जाता है। तो ये भी एक अप्रोच है, और कह सकते हैं एक और इंटरप्ट करेंगे। पार्क को बना दिया मैदान को तो एक विषय है, मैदान में शेड्यूल 1 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, पता नहीं शेड्यूल चेंज किया है कि नहीं किया है, हो सकता हो किया हो, लेकिन ये जानकारी में नहीं है कि वो मालिक की तरह जहां मन वहां कुछ भी गाड़ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तो जुबली पार्क ही बंद करने का रास्ता तो इसलिए पता है, उस अभियान को लेकर हम लोगों ने कितनी की थी। उसका परिणाम है कि आज वो खुला है, नहीं तो रास्ता, नहीं तो एक स्टेट माइल रोड से ट्रैफिक कैसे कंट्रोल। आज क्या स्थिति, आज भी उतने होने के बावजूद भी। तो इस सही ने एक सवाल और सर ने उठाया कि भाई आपने शेड्यूल जो 5 जो मैदानी इलाके हैं पार्क, तो आपने बनाया, आपने उसमें कई जगह प्रोडक्शन करना आपने शुरू कर दिया। कंपनी का एक्सटेंशन भी आपने देखा, क्वार्टर तोड़कर कंपनी को कंपनी के अंदर लिया गया। ये तो सरकार ही बता पाएगी कि क्या इसके लिए उससे परमिशन लिया गया या नहीं लिया गया, जब पहले से सब कुछ डिफाइन है कि कहां पर क्या कुछ करना है और कौन सी जमीन किस पर्पस के लिए दिया गया है। तो इसके बावजूद भी इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भाई सभी जगह जो शहर में लागू होता है, लेकिन यहाँ पर संविधान की चीजें या नियम कानून नहीं लागू होता है। और ये कमी किसकी है? एक नागरिक होने के नाते हम लोग क्या कुछ सवाल उठा सकते हैं, इसलिए कि मौका है, महत्वपूर्ण साल है, हमने आपको समझाने के लिए कोशिश किया। एक और विषय छोटा सा जरूर ऐड करिए। इस शहर का एयर कैरिंग कैपेसिटी का भी आकलन होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि लंबे वर्षों से नहीं हुआ। इधर पहाड़ है तो कितना प्रदूषण को बर्दाश्त ये झेल सकता है। नहीं तो जो प्रदूषण होगा यहाँ कंसेंट होगा, जब यहाँ होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है, वो तो लोग कह रहे हैं। एक ये भी देखना चाहिए कि अब कंपनियों का कितना एक्सपेंशन हो सकता है। मुझे तो लगता है ऑप्टिमम हम पहुंच चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो एक बार इसका भी सरकार आकलन करा ले, या कंपनी आकलन करा के बताए कि अभी है बहुत दम बचा है इसमें, हम कर का कितना एक्सपेंशन हो सकता है। मुझे तो लगता है ऑप्टिमम हम पहुंच चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है।
तो एक बार इसका भी सरकार आकलन करा ले या कंपनी आकलन करा के बताए कि अभी है, बहुत दम बचा है, इसमें हम कर सकते अभी कुछ दिन पहले ही हमको लगता है 2-3 साल पहले दिल्ली की एक संस्था ने यहाँ पर किया था, उसमें सरयू राय भी शामिल थे। पर्यावरण पर काम करने वाली कोई संस्था था, आरके सिंह समथिंग थे। जब उनका इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने हमको बताया कि भाई यहाँ जमशेदपुर में रहने वाले जो लोग हैं और जिस तरह का एयर पॉल्यूशन है, उनका औसत 10 वर्ष तो आयु कम हो चुका है। जिस तरीके का ऑक्सीजन का मात्रा है या जिस तरीके से हवा की जो है रुख बदली है, उसको लेकर हमें लगता है कि अब तो और चीजें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो तो कोरोना काल के बाद ठीक जब उन्होंने ये किया था तब ये सारी बात, इसलिए कंस्ट्रक्शन चल रहा, बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि बिल्डिंग से लेकर तमाम तरह की मल्टी स्टोरीज कंपनियां बिल्डिंगें बन रही, तो तमाम तरह के सवाल बहुत सारे हैं। पानी का बहुत बड़ा किल्लत है। आप हमारी नदियों को देख लीजिए कि जो हमारी नदी है, जीवन रेखा है, स्वर्ण रेखा, वो किस तरीके से खत्म होने की कगार पर है। कई बार हमने जाकर आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाया है कि जैसी फरवरी होता है, जो उनका नेचुरल धारा है वो खत्म हो जाता है। शहर के जितने भी सीवर लाइन है वही जाकर वहां पर गिरता है और वही पानी फिर हमारे घरों में सप्लाई हो रहा, नल से बदबू आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी सवाल उठाना होगा। ये सारी जो इतनी भी चिंताएं हैं हम सबको सोचना होगा, इसलिए कि हमारे और आपके जीवन से संबंधित है। अगर हम आप नहीं सोचेंगे इन सवालों को, इसी तरीके से नजरअंदाज और दरकिनार करते जाएंगे, तो आने वाली स्थिति और भी भयावह होगी और जीना काफी दुर्भर होगा। ये तमाम सारे सवाल हैं, तो आपने विस्तृत चर्चा में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि इसलिए कि महत्वपूर्ण विषय है और समय भी है, इसलिए हम तमाम इन सवालों को लेकर तमाम तरह के ऐसे हमारे जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम सवाल बातचीत करते रहेंगे। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति और रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।